हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेटा उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 88 ऑफ सी सेट प्रैक्टिस सीरीज, अ सीरीज विच यू कैन नॉट मिस। बेटा आज की क्लास में भी बहुत कुछ सीखने को है। पहला सवाल नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। बेटा यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने 5 डिजिट नंबर्स इस फॉर्म के बन सकते हैं जो कि 33 से डिविजिबल हैं। ठीक बात। बेटा इस तरह के सवालों को एग्जाम में बैठकर कैसे अप्रोच करना है, जहां पर आप देखते हो ना कि डिजिट्स की बात होती है, तो डिजिट की एक प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना कि डिजिट्स जो है ना वो लिमिटेड हैं। मैथ्स में टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत आसानी हो जाती है कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो 0 से 9 तक ही कुछ होंगी, उसके बाहर नहीं होंगी। ठीक बात। दूसरी बात यहां पर कहा है कि इस फॉर्म के कितने 5 अंकों के ऐसे ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं जो कि 33 से विभाज्य होते हो। बेटा 33 से विभाज्य होते हो, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया डिविजिबिलिटी का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया डिविजिबिलिटी का। 33 से अगर नंबर डिविजिबल है तो कैसे पता लगाएंगे। बेटा वो नंबर्स जो 11 और 3 दोनों से कटेंगे वो 33 से कटेंगे। ऐसा क्यों। बेटा 33 तो एक कंपोजिट नंबर है, तो अगर आपको कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल जानना है तो क्या थंब रूल है कि कंपोजिट नंबर जो है ना उसके दो ऐसे फैक्टर्स करो जो कि को प्राइम हो। ऐसे दो फैक्टर्स लो जिनमें आपस में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो बेटा 33 को मैं लिख सकती हूं 3 इंटू 11, यानी कि 3 और 11 33 के ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कि को प्राइम है। ठीक बात। तो बेटा जो नंबर्स 3 और 11 से कटेंगे वो 33 से भी कटेंगे। कुल मिलाकर इस फॉर्म के जो नंबर्स हैं जो 33 से डिविजिबल हैं वो 3 और 11 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक बात। बेटा अब बात आती है 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर और 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर। ध्यान से सुनना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो नंबर आपको दिया है ना उस नंबर की ऑड पोजीशन की डिजिट्स का सम कर लो और इवन पोजीशन की डिजिट्स का सम कर लो। जो दो सम वैल्यूज आई हैं उनका डिफरेंस कर लो। उनका डिफरेंस जो आता है वो 11 से कटना चाहिए। उनका डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। अगर ये नंबर 11 से कटता है तो बेटा अगर मैं कहती हूं ये नंबर 33 से कटता है, इसका मतलब ये 11 और 3 दोनों से कटता है। और अगर ये नंबर 11 से कटता है इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। ठीक बात। तो x प्लस वाई प्लस एक्स, मैंने ऑड पोजीशन पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लिया। अब जो इवन पोजीशन पे डिजिट्स हैं x प्लस एक्स, उनका सम कर लिया। ये जो दो सम वैल्यूज आई इनका डिफरेंस कर लिया। इनका डिफरेंस एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 11 से कटती है। क्या डिफरेंस आता है बेटा। x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x, यहाँ पे माइनस है, 2x से 2x कट जाएगा, डिफरेंस आता है y। इसका मतलब कि y जो है वो 11 से कटना चाहिए। तो बेटा y जो है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का अगर मैं फर्स्ट मल्टीपल देखती हूँ 11, तो क्या y की वैल्यू 11 पॉसिबल है। सेकेंड मल्टीपल 11 टू ज़ा 22, क्या y की वैल्यू 22 पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल। y तो बेटा एक अंक है और अंक तो 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। तो y की ऐसी क्या वैल्यू रखें बेटा। y की वैल्यू निश्चित ही 0 होगी। y की वैल्यू निश्चित ही 0 होगी क्योंकि 0 जो है वो 11 का मल्टीपल है। ठीक बात। 0 जो है वो 11 का मल्टीपल है, यानी कि 0 11 से कटता है। 11 0 ज़ा 0। ठीक बात। बेटा 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है सिवाय 0 के। ठीक बात। 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है तो y की वैल्यू आएगी 0। ये बात समझ में आती है।
बेटा सवाल तो ये इतना आसान है कि अगर सिर्फ सॉल्यूशन देना होगा तो सेकंड्स लगेंगे, समझा दूंगी, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसे एक सवाल से समझा रही हूं, तो ध्यान दो। एक कॉन्सेप्ट ये समझा कि जहां पे डिजिट की बात आती है, दिमाग में रखो कि डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक होती हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर यूज किया। ठीक बात। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, कंपोजिट नंबर से डिविजिबिलिटी की, तो बेटा 33 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, उसके ऐसे दो फैक्टर्स जो कि को प्राइम है, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर अगर ये नंबर उन दो फैक्टर से कटता है तो ये नंबर इससे भी कटेगा। ठीक बात। अब बात आती है 11 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करने की। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि नंबर की अगर ये पोजीशंस हैं, ये फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट है, फोर्थ डिजिट है, फिफ्थ डिजिट है, तो जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, यानी कि एक्स वाई एक्स, उनका सम करो। जो इवन पोजीशन पे डिजिट्स हैं, यानी कि एक्स प्लस एक्स, उसका सम करो। दोनों सम वैल्यूज का डिफरेंस करो। जो डिफरेंस वैल्यू आएगी वो 11 से कटेगी ही कटेगी। तो बेटा डिफरेंस वैल्यू क्या आई? वाई। वाई जो कि खुद एक डिजिट है, तो वाई की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती है। तो कुल मिलाकर हमें y की वैल्यू मिल गई 0, y की वैल्यू मिल गई 0। ठीक बात। तो ये नंबर क्या हो गया? ये नंबर हो गया x x 0 x x। ठीक बात। अब बारी आती है 3 के डिविजिबिलिटी रूल की। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि नंबर की डिजिट्स का सम, नंबर की डिजिट्स का सम अगर 3 से कटेगा तो नंबर भी 3 से कटेगा। बेटा यहां पे डिजिट्स क्या है? कोई डिजिट x है जो कि 4 बार है, तो x प्लस 0 प्लस x यानी कि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 4 बार x ऐड किया यानी कि 4x। तो बेटा अब आप बताओ x की क्या वैल्यू रखें कि 4x जो है वो 3 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि ऐसी वैल्यू आ जाए जो 3 से कटे। बेटा x की वैल्यू 0 रख नहीं सकते, पूरा 0 हो जाएगा, कोई नंबर ही नहीं बनेगा। 5 डिजिट का तो दूर की बात है, सारे सारे अंक शून्य हो जाएंगे, तो 0 नहीं रख सकते। 1 रखती हूं, 4 1 जा 4, 4 3 का मल्टीपल है? नहीं है। 2 रखती हूं, 8 आता है? नहीं है। 3 रखती हूं तो 4 3 जा 12। ऑब्वियसली x जो है वो 3 का मल्टीपल होगा, तभी तो 4 इंटू एक्स 3 का मल्टीपल होगा। तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? 3 6 9। उसके बाद आता है 3 का फोर्थ मल्टीपल यानी कि 12, वो हम रख नहीं सकते क्योंकि x जो है वो एक डिजिट है और डिजिट की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होती हैं। तो बेटा कुल मिलाकर x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 3 6 और 9। ठीक। 4 में तो 3 है नहीं, तो अगर हमें 4 इंटू एक्स को 3 का मल्टीपल बनाना है तो x जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 ले नहीं सकते। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ले नहीं सकते। तो बेटा तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं इस 5 डिजिट नंबर की। कौन सी तीन वैल्यूज? कौन सी तीन वैल्यूज देखते हैं बेटा। एक बार x की वैल्यू 3 रख दो, 3 3 0 3 3। दूसरी बार 6 रख दो, तीसरी बार 9 रख दो, 6 6 0 6 6 9 0 9। तो बेटा ये तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं इस फॉर्म के 5 डिजिट नंबर की जो कि 33 से डिविजिबल है। तो आंसर क्या होता है? आंसर होता है ऑप्शन बी 3। देखना यूपीएससी उठा के कैसे कैसे ऑप्शन दे देता है। इनफाइनाइट लिख दिया, इनफाइनाइट लिख दिया, मतलब कि आप हर तरह से एक्सप्लोर करो कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि एक ऑप्शन इसने दे दिया कि इनफाइनाइट नंबर्स बन सकते हैं। ठीक बात। तो बेटा इस तरीके से इस सवाल को करना था। ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेटा नंबर सिस्टम का एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। हमें दिया है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम 18 है, एचसीएफ 3 है, तो बताओ क्या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी उन दो नंबर्स के सम की। बेटा अगर वो दो नंबर्स ए और बी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक बात। अगर वो दो नंबर्स जिनकी ये बात कर रहा है ए और बी हैं, और हमें दिया है कि एलसीएम जो है ए और बी का वो है 18
और HCF जो है A और B का वो है 3। तो बताओ क्या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी इन नंबर्स के सम की, A प्लस बी की मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी बेटा? A प्लस बी की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब A और B दोनों की हम इंडिविजुअली मिनिमम वैल्यू लेंगे। ठीक बात बेटा, A और B की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं हम इस दिए हुए हिंट से निकालेंगे। एक बात आप समझो कि अगर दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, इसका मतलब यह है कि दोनों नंबर्स में 3 मौजूद है। ठीक, 3 मौजूद है और इस प्रकार मौजूद है कि मैं कहती हूं पहला नंबर है 3 इंटू स्मॉल ए, दूसरा नंबर है 3 इंटू स्मॉल बी, जहां पर ए और बी होंगे आपस में कोप्राइम। ये बात हमें समझ में आती है कि पहला नंबर इस फॉर्म का है 3 इंटू एनी नंबर ए और दूसरा नंबर इस फॉर्म का है 3 इंटू एनी अदर नंबर बी। बेटा जहां पर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। ठीक, क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि बेटा दोनों नंबर्स में जो कॉमन हो सकता था वो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ गया। ठीक बात, तो पहला नंबर 3A, दूसरा नंबर 3B। ये बात गांठ बांध लो कि अगर कहीं आपको HCF दे दिया दो नंबर्स का, तो वो दो नंबर्स इस प्रकार होंगे, उनका HCF इंटू एनी नंबर ए, दूसरे का HCF इंटू एनी नंबर बी, जहां पे ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक, अब हमें दिया है कि इन दोनों नंबर्स का LCM है 18। बेटा अब इस जनरल फॉर्म से हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? बेटा इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, हम एक ही बार लेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स कवर करते हैं लेकिन उनकी हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। यहां पर भी 3 की पावर 1 है यानी कि 3 एक बार है, यहां भी 3 की पावर 1 है तो 3 एक बार ही आएगा। ए और बी दोनों अलग अलग नंबर्स हैं तो दोनों आएंगे, यानी कि एलसीएम हो गया 3 इंटू ए इंटू बी, जो कि बराबर है 18 के, जो कि बराबर है 18 के। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि a इंटू बी जो है, a और b का जो प्रोडक्ट है वो 18/3 यानी कि 6 है। इससे क्या समझ में आया बेटा? अब इससे आप a और b की पॉसिबिलिटीज निकाल लो, a और b की पॉसिबिलिटीज निकाल लो। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 है और वो दो नंबर्स को प्राइम है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं बेटा? 6 के तो 4 ही फैक्टर्स हैं। एक हम 6 को लिख सकते हैं 1 इंटू 6, एक लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। ठीक बात, तो 4 फैक्टर्स हैं 1 2 3 और 6। ठीक, तो बेटा a इंटू बी अगर 6 है तो ये दो नंबर 1 और 6 भी हो सकते हैं, 2 और 3 भी हो सकते हैं और इनका ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है। तो बेटा अब बताओ कि हमें चाहिए कि मिनिमम वैल्यू a प्लस बी की, मिनिमम वैल्यू a प्लस बी की। बेटा मैंने a को क्या माना? मैंने नंबर a को माना 3 इंटू स्मॉल ए, नंबर b को माना 3 इंटू स्मॉल बी। अगर मुझे इनकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या a और b मिनिमम नहीं लेना रहेगा? छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी की। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं 1 और 6 लेती हूं तो ये तो बड़ी वैल्यूज हैं, 2 और 3 लेती हूं तो छोटी है। अगर 1 लिया 3 1 3, 6 लिया 3 6 18, 18 प्लस 3 21। लेकिन मैंने a की वैल्यू 2 ली तो 3 इंटू 2 6 और b की वैल्यू 3 ली तो 3 इंटू 3 9, 6 प्लस 9 15। तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ गई a प्लस बी की। ठीक बात बेटा, a प्लस बी करना है, क्या करना है? 3 कॉमन लिया अंदर, स्मॉल a प्लस स्मॉल बी, स्मॉल a प्लस स्मॉल बी। अगर मैं ये वैल्यूज लेती हूं तो 1 प्लस 6 7, ये लेती हूं तो 2 प्लस 3 5। मुझे मिनिमम चाहिए तो मैंने ये वाला पेयर उठाया और 2 प्लस 3 5 रखा, 5 3 15। तो मिनिमम वैल्यू क्या आती है? 15 आती है। a प्लस बी की ऑप्शन बी है करेक्ट। बेटा ये सवाल भी बहुत आसान है, एक लाइन में हो जाने वाला सवाल है। ठीक बात, अगला सवाल देखते हैं। बेटा अगला सवाल एजीज का। बेटा एजीज जो है ना वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक सब टॉपिक है। सारे कॉन्सेप्ट्स रेशियोज के लगते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि 10 साल पहले एक मदर और उनकी डॉटर की एजीज का रेशियो था 3:1
और अब से 10 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो होगा 13:7। तो बताओ मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है, वर्तमान में माता की और उनकी पुत्री की आयु क्या है, ये हमें बताना है। कैसे करेंगे बेटा, क्या क्या दिया है यहाँ पर? मैं मान लेती हूं कि प्रेजेंट एज मैं P से डिनोट करती हूँ। प्रेजेंट एज मदर की M है, डॉटर की D है, तो उनकी एजिस का रेशियो हो गया M/D। ठीक, और हमें क्या दिया है? 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो, यानी कि -10 ईयर्स पे क्या इनकी एजेस होंगी? बेटा मदर की जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 घटा दो, डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 घटा दो, और ये जो रेशियो है हमें दिया है 3:1, कि 10 साल पहले मदर और डॉटर की एजेस का रेशियो 3:1 था। ठीक बात बेटा, प्रेजेंट एज मदर और डॉटर की अगर M और D मानी है तो 10 साल पहले M-10 और डॉटर की D-10। ठीक, आज आप 50 साल के हो तो 10 साल पहले 40 के रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वही हमने किया और इसका रेशियो हमें 3:1 दिया है, और हमें कहा कि 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद, यहां से 10 साल बाद प्लस 10 ईयर्स कर दिया, तो मदर और डॉटर की एज क्या हो जाएगी? करंट एज में 10 ऐड कर दो, और इसका रेशियो क्या दिया है? इसका रेशियो दिया है 13:7, 13:7। और पूछ लिया कि M और D की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा एक बात बताओ, अगर क्लासिकल मेथड से करें तो कैसे करेंगे? दो इक्वेशंस बन जाएंगी, किस प्रकार? M-10 अपॉन D-10 क्या दिया हुआ है? M-10:D-10 दिया है 3:1, एक ही इक्वेशन बन गई। ठीक बात। दूसरी M+10 अपॉन D+10 दिया है 13/7। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं, जिससे आप दो वेरिएबल्स हैं M और D, इनकी वैल्यूज निकाल दोगे। ये तो हो गया क्लासिकल मेथड। अब हम करते हैं अपनी ट्रिक से। क्या ट्रिक है बेटा? मैं हर बार आपको बताती हूं कि अगर दो रेशियोज दिए हैं, जैसे कि यहां पर दिए हैं एक रेशियो ये, एक रेशियो ये, तो देखो इन दो रेशियोज में क्या वैल्यू सेम है, क्या वैल्यू सेम है? बेटा एक बात बताओ, ये मदर और डॉटर की एजिस का रेशियो है, ये भी मदर और डॉटर की एजिस का रेशियो है। बेटा मदर और डॉटर की एज में जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आज से 10 साल पहले की बात करो, चाहे आज से 10 साल बाद की बात करो। आप और आपके भाई की उम्र में 10 साल का अंतर है, आपका भाई आपसे 10 साल छोटा है, तो बेटा कभी भी दोनों की एज उठाकर देख लो, दोनों की उम्र में अंतर तो 10 साल का ही रहेगा। चाहे अब से 10 साल पहले की बात करो, चाहे अब से 10 साल बाद की बात करो, आप दोनों की उम्र में 10 साल का ही अंतर रहेगा। वही बात यहां पर है कि मदर और डॉटर की जो एजेस हैं उनमें गैप सेम रहेगा, चाहे इसमें बात की जाए चाहे इसमें की जाए। तो बेटा यहाँ पे गैप कितना है? अगर यहाँ पे डॉटर की एज 1 रेशियो नंबर है तो मदर की 3 रेशियो नंबर है। कितना गैप है, कितना डिफरेंस है? 2 रेशियो नंबर का डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 6 रेशियो नंबर का डिफरेंस है। डॉटर अगर 7 की है तो मदर 13 की है। ये डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। मैंने आपको बताया है कि सेम नहीं है, तो इसको सेम करो, इसको सेम करो। कैसे करो बेटा? रेशियो की जो प्रॉपर्टी है, इसको अगर आपको, इस डिफरेंस को अगर आपको 6 बनाना है, इसके बराबर बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। रेशियो में हम सेम नंबर से दोनों रेशियो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क नहीं। तो 3 3 9, 3 1 3, यानी कि 9:3 मेरे पास आ गया वो रेशियो जो कि इसके साथ लिंक किया जा सकता है। अब ये रेशियोज बैलेंस्ड हैं, अब ये रेशियोज बैलेंस्ड है। यहां पर अंतर कितना हुआ? 3 और 9 में 6 का, और 7 और 13 में भी 6 का। ठीक बात। अब हमने रेशियोज बैलेंस कर लिए, मदर और डॉटर की जो एजेस हैं उसमें सेम डिफरेंस है। अब आप देखो कि आपको क्या दिया है, क्या दिया है? ये रेशियो है प्रेजेंट से 10 साल पहले का, और ये रेशियो है प्रेजेंट से 10 साल बाद का। यानी कि कितना अंतर हो गया? टोटल 20 का अंतर हो गया, टोटल 20 ईयर्स का डिफरेंस हो गया।
तो बेटा 20 ईयर्स में मदर की एज 9 से बढ़ के 13 हो गई। कितना रेशियो नंबर बढ़ गई? 4 रेशियो नंबर बढ़ गई। तो 4 रेशियो नंबर बराबर है 20 साल के। हमने रेशियो नंबर के इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल ली ईयर्स की टर्म में। हमने रेशियो नंबर को ईयर्स की टर्म्स में निकाल लिया कि अगर 4 रेशियो नंबर से एज बड़ी है मदर की और वो बराबर है 20 साल के, 20 साल के, तो बेटा 1 रेशियो नंबर बराबर होगा 5 साल के, 5 ईयर्स के। अब आपको 1 रेशियो नंबर की वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप आसानी से बता दोगे। आपसे पूछ ले कि मदर और डॉटर की 10 साल पहले क्या उम्र थी, आप कहोगे 9 पंजे 45, 3 पंजे 15, 45 और 15, 45 और 15। लेकिन ये तो पूछ रहा है प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज बेटा ये तो 10 साल पहले की उम्र है, प्रेजेंटेज में आना है तो इसमें भी 10 जोड़ दो, इसमें भी 10 जोड़ दो, यानी कि प्रेजेंटेज कितनी होगी मदर और डॉटर की? 45, 10, 55, 15 और 10, 25, 55 और 25, ऑप्शन बी है करेक्ट। तो बेटा इस तरीके से इन सवालों को करना है। अगर आप ये तरीका सीख जाते हो तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा यहाँ पे डिफरेंस है 2 रेशियो नंबर का, यहाँ डिफरेंस है 6 रेशियो नंबर का। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9:3। अब 9 से 13 पे एज आ रही है मदर की, किसी की भी देख लो, चाहे डॉटर की देख लो। 3 से 7 4 से बढ़ रही है, 9 से 13 4 से बढ़ रही है, लेकिन गैप कितने एज का आ रहा है? गैप आ रहा है 20 सालों का। ये प्रेजेंट से 10 साल पुरानी बात है, ये प्रेजेंट से 10 साल आगे की बात है। तो बेटा -10 से 0 पे, 0 से +10 पे कितनी दूरी हो गई? 20 ईयर्स का गैप हो गया। जो गैप रेशियो नंबर में 4 रेशियो नंबर का है, 4 रेशियो नंबर 20 के बराबर, 1 रेशियो नंबर 5 के बराबर। जब 1 रेशियो नंबर आ गया फिर तो ये आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू आप सब बता दोगे। ठीक बात बेटा, जो रेशियो नंबर की वैल्यू आई है अब आप इन न्यू रेशियो नंबर्स पे लगाओगे, इस रेशियो नंबर को नहीं देखोगे, बैलेंस रेशियोज को देखोगे। ठीक बात। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे, बेस्ट मेथड है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बढ़िया सवाल। हमें कह रहा है कि 4 persons आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men, 2 women and 4 children। 4 लोग चूज किए जाते हैं रेंडमली, किसमें से? 3 आदमी, 2 औरतें और 4 बच्चों के ग्रुप से। टोटल कितने पर्सन्स हैं? 3 2 5, 5 4 9, 9 लोगों में से 4 लोग चूज किए जाते हैं रेंडमली। तो बताओ क्या चांस है कि एग्जैक्टली 2 जो हैं उनमें से वो चिल्ड्रन हैं? क्या चांस है कि जो हमने 4 लोग चूज किए हैं 9 में से, उसमें 2 बच्चे ही होंगे? बेटा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक बात बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 9 में से कोई 4 लोग चूज करने हैं, तो बेटा 9C4। ठीक बात, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है 9C4। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले पुरुष लिया, फिर महिला ली, फिर बच्चा लिया, फिर पुरुष लिया, या पहले 2 पुरुष ले लिए, फिर महिला और फिर बच्चा। ऑर्डर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए। तो बेटा टोटल आउटकम्स कितने होंगे? जैसे हम वो सवाल करते थे कि 7 प्लेयर हैं, उसमें से 2 चूज करने हैं, तो कितने तरीके से करेंगे? हम कहते थे 7C2। वैसे ही 9 लोगों में से 4 लोग चुनने हैं, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 9C4। ठीक बात। अब बेटा टोटल आउटकम्स तो आ गए, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन ये है कि जो हम 4 चूज कर रहे हैं, उस 4 में 2 जो हैं वो बच्चे होने चाहिए, 2 जो हैं वो चिल्ड्रन होने चाहिए। ये 2 जगह हमने चिल्ड्रन के लिए फिक्स कर दी। इन 2 में कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है सिवाय चिल्ड्रन के। बेटा एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, एग्जैक्टली 2 का मतलब ये है कि ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ठीक ठीक 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे 2 चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन के अलावा जो मेन और विमेन है ग्रुप में, उनमें से कोई भी 2 आ सकते हैं। कितने तरीके से आ सकते हैं बेटा? 2 बच्चे 4 में से कितने तरीके से चूज किए जा सकते हैं? टोटल 4 बच्चे हैं, टोटल 4 बच्चे हैं। अगर मैं कहती हूं चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, ठीक बात, 4 चिल्ड्रन है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, 2 चूज करने हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? एक बार हम ले सकते हैं C1 और C2 को, दूसरी बार C1 और C3 को, तीसरी बार C1 और C4 को, फिर C2 और C3 को। बेटा C2 के साथ C1 नहीं लेना, क्योंकि C1 C2 C2 C1 एक ही बात है, एक ही बात है। C2 C3 C2 C4, उसके बाद लास्ट C3 C4। तो बेटा कितने तरीके से ले सकते हैं? 6 तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से करना है मैम? नहीं, इस तरीके से नहीं करना, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है कि 4C2, 4 में से 2 चूज करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं, 4C2 तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 जगह बची, यहाँ पे जो 2 हमें चूज करने हैं, वो कितने में से करने हैं? वो 3 मेन और 2 विमेन में से, यानी कि 5 में से 2 चूज करने हैं यहाँ के लिए। तो 5C2, 5C2, ठीक बात है। इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको करके बता दिया कि 4 में से 2 बच्चे 6 तरीके से हो सकते हैं। 4C2 को भी आप सिंप्लीफाई करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, 6 ही आएगा, ठीक बात। तो बेटा फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल आउटकम्स हुए 4C2, 4 में से 2 बच्चे चूज करने हैं, ठीक बात। 2 एग्जैक्टली चिल्ड्रन होने चाहिए, टोटल चिल्ड्रन 4 हैं, तो 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, और बाकी 2 चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। तो चिल्ड्रन के अलावा मेन और विमेन 5 हैं, इन 5 में से 2 चूज करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 9 में से 4 चूज करने हैं। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे बेटा? क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है NCR का? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक बात। तो बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक बात। बेटा 4 फैक्टोरियल को मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख देती हूँ। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसकी वैल्यू आ गई 6, ठीक बात। इंटू 5C2, 5C2 को सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल, जिसको मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख लेती हूँ, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 6 इंटू 10 60, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 9C4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा देखते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बेटा 9 फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसा इसीलिए किया कि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ? 4 फैक्टोरियल की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देती हूँ, क्या? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक बात। 3 2 जा 6, 6 से कट गया, 4 2 जा 8, 9 7 जा 63, 63 इंटू 2 126, यहाँ पे आएगा 126। 60 बाय 126 को सिंप्लीफाई करते हैं, 6 10 जा 60, 6 21 जा 126, 10 बाय 21 होगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी है करेक्ट। बेटा इस तरीके से करना था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेटा ये जो सवाल है ये काफी यूनिक क्वेश्चन है। हालांकि इस तरीके का सवाल CSAT में नहीं पूछा गया, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो एक बार समझते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इस सम की वैल्यू क्या है। बेटा क्या दिया है? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 की पावर 4, और ऐसे करते करते 10 इंटू 2 की पावर 10। क्या यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है? क्या कुछ कॉमन लेकर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बेटा कोई पैटर्न नहीं बन रहा,
कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा जो हमें बताए कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के सवाल को करने का क्या तरीका है? अगर आप देखो तो यहां पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक एपी सीरीज बन रही है। अगर आप सिर्फ इन टर्म्स को देखो, यहाँ पे 5 इंटू 2 की पावर 5 है, सो ऑन इस तरीके से 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बेटा अगर सिर्फ आप हर टर्म के इसको देखो, पहली वैल्यू को देखो, तो आप कहोगे कि बन रही है एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, यानी कि सीरीज विद अ कॉमन डिफरेंस। एक, उसके बाद एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5। ठीक, कॉमन डिफरेंस है दो साथ साथ वाली टर्म्स में। ठीक बात बेटा, अगर आप इस तरीके से देखो, ये वाला पार्ट देखो हर टर्म का, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे करते करते 2 की पावर 10। ठीक बात। तो बेटा ये बन रही है जीपी सीरीज। तो बेटा इस तरीके की जो सीरीज है, जो कॉम्बिनेशन है एपी और जीपी का, इसको करने का क्या तरीका होता है बता देती हूं बेटा। हम कहते हैं कि ये जो सम है ये है एस, तो क्या है सम? 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब। जो यहां पर है वही यहां पे पावर में है। ठीक, सिर्फ इसलिए बोल रही हूं ताकि लिखना आसान रहे। 2 की पावर 4, ऐसे करते 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 9 इंटू 2 की पावर 9 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 10, ये हमें दिया है। ठीक बात बेटा, एपी सीरीज तो आपको समझा दी। जीपी सीरीज क्या होती है? जीपी सीरीज यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, जहां पे दो साथ साथ वाली टर्म्स का अगर आप रेशियो लेते हो तो वो रेशियो हर जगह आपको सेम मिलेगा। यानी कि 2 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर आता है, 2 स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 का क्यूब आता है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। यानी कि इस सीरीज का कॉमन रेशियो है जो कि है 2। ठीक बात। तो बेटा एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है, कैसे करना है? आप कहते हो कि ये जो सम है ये एस है, अब आप एस का ट्वाइस करो, 2 इंटू एस करो। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ का जो कॉमन रेशियो है जीपी सीरीज का वो 2 है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो बेटा क्या आता है 1 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे एक और 2 मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक, 2 इंटू 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 की पावर 4। पहले 3 के साथ यहाँ पे पावर 3 थी, लेकिन अब 4 हो गई क्योंकि हर टर्म के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक बात। 4 इंटू 2 की पावर 5, ऐसे करते 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 9 इंटू 2 की पावर 10 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 11। ये चीज हमें समझ में आती है बेटा। बहुत बहुत केयरफुल रहना है इस क्वेश्चन को करते टाइम। बहुत बहुत जगह ऐसे चांसेस हैं कि आप गलती कर जाओ, तो अलर्ट रहना है। मैंने 2s किया, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं कहती हूं कि s माइनस 2s कर दो, ये 2s माइनस s कर दो। हमें s की ही तो वैल्यू चाहिए, तो जो हमने 2s निकाला उसमें से s घटा देंगे तो s आ जाएगा। ठीक बात। तो 2s माइनस, अगर ये 1 है ये 2 है तो 1 माइनस 2 कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे बेटा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 4। तो इन टर्म्स को अगर आप साथ साथ लेते हो तो आप देखो 2s माइनस s करते हो, दिस माइनस दिस, बेटा इन सबका साइन माइनस हो जाएगा, इन सबका साइन माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि सबका साइन माइनस हो जाएगा। तो बेटा 1 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब। बेटा एक टर्म करके दिखाती हूं, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। फिर से माइनस 1 आया जो बाहर कॉमन है, तो अंदर 2 का क्यूब।
इस तरीके से हर जगह पर आप देखोगे 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, ऐसे ही 9 9 माइनस 10 माइनस 1। तो बेटा आप देखोगे कि आपके पास क्या आता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे करते करते अप टू 2 की पावर 10। ठीक बात है, 2 की पावर 10 तक है। क्या किया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ऐसे ही दिस माइनस दिस, ये करा हमने। तो बेटा मेरे पास -1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर ये आ गया जो कि एक जीपी सीरीज बन गई फिर से, और मेरे पास इसके अलावा ये दो टर्म्स बच गई, ये और ये। इसको आप अलग से लिख लो, अलग से लिख लो, क्या, -2 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 11। ठीक बात है बेटा। अब ये जो जीपी सीरीज है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो जीपी सीरीज है इसका सम क्या होगा, सम होता है जीपी सीरीज का क्या, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जहां पे r जो है वो कॉमन रेशियो है और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। a जो है वो फर्स्ट टर्म है, इस जीपी की फर्स्ट टर्म है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4, फर्स्ट टर्म है 4। ठीक बात, r क्या है, r 2 है, 2 के स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 का क्यूब, फिर 2 मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 का 4, फिर 2 मल्टीप्लाई करती हूँ, तो r 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, 2 से लेकर 10 तक पावर है, 10 में से 2 घटाती हूं तो 8 आता है, लेकिन 2 को तो रखना है, 8 प्लस 1 9, यानी कि 2 से लेकर 10 तक टोटल 9 टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं, -1 अपॉन में 2 माइनस 1 1। ठीक बात, बाहर बाहर -1 भी है मल्टीप्लाई में, इसको ध्यान रखना है। तो मेरे पास क्या आता है, -4 इंटू 2 की पावर 9, -4 इंटू 2 की पावर 9, और माइनस माइनस +4 -2 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 11। बेटा ये मेरे पास कहां से आया, जो यहां पर था। ठीक बात, अब आप देखो कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 9 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 2 हो गया 11 टाइम्स, 2 हो गया 11 टाइम्स, -2 की पावर 11 प्लस 4 माइनस 1 2 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 11। बेटा 10 इंटू 2 की पावर 11 -2 की पावर 11 हो जाता है 9, 9 इंटू 2 की पावर 11 प्लस 2 प्लस 2। बेटा दिस माइनस दिस, ये हो गया +2, ये आ गया, ये आ गया हमारा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 इंटू 2 की पावर 11 प्लस 2। बेटा इस तरीके से इस सवाल को करना था, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का सवाल आप एग्जाम में डिकोड नहीं कर पाओगे अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो। ठीक बेटा, यहाँ पे हर टर्म जो है उसमें क्या समझ में आ रहा है कि एक तो बन रही है एपी सीरीज, दूसरी बन रही है जीपी सीरीज, तो एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है। तो आप इस सम का ट्वाइस करो, ट्वाइस करो, क्यों ट्वाइस करो, यानी कि जो कॉमन रेशियो है जीपी में उससे मल्टीप्लाई करो। उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ बेटा, उससे ये हुआ कि इस वाली टर्म में जब 2 का स्क्वायर हो गया तो ये इससे माइनस होगा, और ये एपी है, 2 1 3 2 4 3 कॉमन डिफरेंस है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कॉमन आएगा। जैसे यहाँ पे -1 आया, उसको बाहर ले लिया, अंदर सिर्फ जीपी सीरीज आ गई, जिसको सॉल्व करना आसान हो गया। ये दो टर्म्स बची, इनको साथ में लिख लिया। ठीक, तो बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आज की क्लास का आखिरी सवाल बहुत ही आसान सवाल है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है। ये हमसे कह रहा है कि गुप्त भाषा सदियों से लोकप्रिय है, खासकर जासूसी और गोपनीय संदेश भेजने के क्षेत्र में। यदि यदि आई लव यू को 7 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में गो टू हेल को कैसे कोडित किया जाएगा। इफ आई लव यू इज कोडेड एज 7, then how would you code go to hell in the same language। बेटा क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न है, या किस तरीके से आई लव यू को 7 नंबर असाइन किया गया है, ये पता लगाना है, और उसी तरीके से गो टू हेल को हम इसमें से क्या नंबर देंगे ये बताना है। बेटा आई लव यू लिख दिया, ठीक।
अब आप देखो कि इसका एक सिंगल नंबर है 7, ऐसा तो है नहीं कि इसमें 7 लेटर्स हैं, 4 और 3 7 और 1 8, 8 लेटर्स हैं, तो ये लॉजिक तो नहीं है बेटा। बहुत ही छोटा सा एक नंबर दिया है 7, और ऑप्शंस में भी सिंगल डिजिट नंबर है। ये तभी आ सकता है जब हम इनकी पोजिशनल वैल्यूज जो हैं उनको ऐड करें, फिर जो नंबर आए उसकी डिजिट्स को ऐड करें, यानी कि नंबर की डिजिट्स को तब तक ऐड करते रहे जब तक कि एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता। ठीक, तो बेटा पोजिशनल वैल्यूज क्या है, जहां पर भी आपको अल्फाबेट्स दिखे ना तो दिमाग में यही आना चाहिए कि पोजिशनल वैल्यू से रिलेटेड कुछ होगा। बेटा मुझे पता है कि हमने इस फॉर्मूला से याद किया है इजोटी, जहां पे ये सारे 5 के मल्टीपल हैं, ई 5th पोजीशन पे, जे 10th पे, ओ 15th पे, टी 20th पे और वाई 25th पे। इससे हमें बाकी लेटर्स की पोजीशन निकालने में भी आसानी होती है। बेटा अगर जे का 10th पोजीशन है, जे से जस्ट पहले आई आता है, ठीक बात, GHI जे से जस्ट पहले है तो इसकी पोजिशनल वैल्यू 9th। ठीक, एल जो है वो जे के बाद के के बाद एल, यानी कि 10 11 12, एल की 12th पोजीशन है, ओ की 15th पोजीशन है। ठीक बात बेटा, साथ साथ ऐड करते चलते हैं। वी की क्या पोजीशन है, टी के बाद यू, यू के बाद वी, यानी कि 22। ई की पोजीशन 5th है, वाई की 25th है, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स हैं, जेड की 26, वाई की उससे कम 25th, ओ की 15th और यू की क्या होगी, टी के जस्ट बाद यू आता है, यानी कि 21। ठीक, ये सारी पोजिशनल वैल्यूज हैं, इनका सम कर लेते हैं। 9 और 12 21, 21 और 15 36, 36 और 22 58, 58 और 5 63, 63 और 25 88, 88 और 15 103, 103 और 21 124, 124 इसका सम हो गया। बेटा अब इसकी डिजिट्स का अगर सम करें तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, मेरे पास 7 आ गया। इसी तरीके से हम गो टू हेल को डीकोड कर लेंगे, गो टू हेल बेटा जी जो है वो किसके बाद आता है, FGH। बेटा 7th पोजीशन पे होता है, 7 + 15 + T 20th पे, O 15th पे, H 8th पे, E 5th पे और L 12th पे और ये L भी 12th पे। इसका सम करके देख लो, 7 और 15 22, 22 और 20 42, 42 और 15 57, 57 और 8 65, 65 और 5 70, 70 और 12 82, 82 और 12 94, 94। बेटा 9 + 4 13, 1 + 3 4, इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 4। बेटा तब तक नंबर की डिजिट्स को ऐड करते जाओ जब तक कि एक सिंगल डिजिट हमें नहीं मिल जाती। इस तरीके से इस सवाल को करना था, बहुत बढ़िया सवाल है। हो सकता है एग्जाम में आपको नहीं ध्यान आए कि क्या करना है, लेकिन एक बार इस तरह के सवाल प्रैक्टिस किए होंगे फिर तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं। तो बेटा आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। हैव अ वेरी वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।